किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज और स्वागत है आप सबका जीएसटी कोर्स सीरीज पार्ट 3 में, जो हम स्पेशली बना रहे हैं एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए और स्मॉल स्टार्टअप्स जो डोमेस्टिक लेवल पे भी काम कर रहे हैं और ई कॉमर्स का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो सभी के लिए यूजफुल कोर्स सीरीज है। तो दोस्तों पार्ट 3 में हम समझेंगे रिटर्न्स कैसे फाइल करने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों हमारा, कि जहां पर हम प्रैक्टिकली रिटर्न्स फाइल करना सीखेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये कोई टिपिकल रिटर्न फाइलिंग वीडियो नहीं होगा जो नॉर्मली आप यूट्यूब में देखते हो। आप आराम से यूट्यूब में अच्छे अच्छे रिटर्न फाइलिंग के वीडियोस देख सकते हो। जैसे तो GSTR1 रिटर्न फाइलिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहां पर आपको एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, वो फिल्टर मैप में जाइए और यहां पर अपलोड डेट कर लीजिए। ये जरूरी है जीएसटी वीडियोस के लिए, क्योंकि ये लेटेस्ट वीडियोस आपको देगा। वरना यूट्यूब में क्या है, पुराने हैं, पॉपुलर है, ज्यादा व्यूज है, ऐसा भी काफी सर्च में बताता है। लेकिन जब आप फिल्टर करके अपलोड डेट मारेंगे, ठीक है, तो ये लेटेस्ट आपको पहले बताएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और यहां पर आप एक और फिल्टर कर सकते हैं कि आप ज्यादा लंबा वीडियो देखना चाहते हैं तो ओवर 20 मिनट्स भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये आपको पूरे डिटेल रिटर्न आएंगे, ठीक है, या डिटेल एक्सप्लेनेशन आ सकता है। तो ये आप जो है इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर जो मेजोरिटी हम वीडियोस देखते हैं, राइट, चाहे GSTR1 हो, 3B को लेके हो, तो ये सारे वीडियोस जो है ये कौन से आपको रिटर्न्स के देखने चाहिए, इसके लिए आप पार्ट 2 देखें। ठीक है, तो पार्ट 2 से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे स्पेसिफिक किसका रिटर्न सीखना है और देखना है। आप लेटेस्ट देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन मेनली जो मैं ज्यादातर रिटर्न फाइलिंग के वीडियोस देख रहा हूं, उसमें मेन चीज ये है कि बेसिक कंसेप्ट्स जो की बात आती है वो मिसिंग है मोस्ट ऑफ द वीडियोस में। फंडामेंटली वो सारी चीजें बताई गई नहीं है, सिर्फ फॉर्म फिलअप करके सबमिशन में दिया है, तो इतना क्लैरिटी नहीं आ पा रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो ऐसा होगा कि जहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आए, ताकि क्या है कि कल से अगर आप रिटर्न फाइल करना बैठो तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे करना है, या आप कहीं सर्च करो, स्टडी करो कोई एडवांस लेवल की चीज, तो आपको पता चले कि दिस इज द थिंग आई एम लुकिंग फॉर इट। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिकल एकदम ग्रासरूट लेवल से, बेसिक लेवल से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, ये हमारा कोशिश रहेगा ये पार्ट 3 वीडियो में फॉर द रिटर्न फाइलिंग। तो चलिए दोस्तों सीधा पोर्टल में जाते हैं। यहां पर वेबसाइट है gst.gov.in, उसमें गए, वहां पर लॉगिन। दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है हमारे पोर्टल पे। यहां पर आप रिटर्न्स कैलेंडर, ये नई चीज है दोस्तों, पहले के रिटर्न्स में आप नहीं देख पाओगे। ये यहां पर आपको अब सरकार अच्छा चीज बता रहा है, आपको यह पता चलेगा कि कौन सा रिटर्न आपका फाइल हो चुका है, कब फाइल आपने किया है और अभी कब कौन सा बाकी है। ठीक है, तो ये फाइल्ड है, ये आपने कर चुके हैं। ठीक है, कौन से डेट पे किए हैं ये भी आ जाएगा, और यहां पर कौन से बाकी है देखिए, टू बी फाइल्ड। ठीक है, तो इसका ड्यू डेट भी लिखा हुआ है भाई, 11/9 से पहले कर दीजिए, और यहां पर 3B जो है वो 20/9 से पहले कर दीजिए। ध्यान रखिए, काफी लोग ये मुझे पूछते हैं कि रिटर्न फाइलिंग यहां पर जो ड्यू डेट लिखा है तो 11 तारीख को करना है या कैसे। देखिए दोस्तों, 11 तारीख ड्यू डेट है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसका भी ड्यू डेट होता है, लेकिन उससे पहले आप कर सकते हो ना, तो पहले कर लो, राइट। एंड डेट में क्यों कर रहे हो, कुछ इश्यू होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप करेक्ट भी कर सकते हो। तो हैबिट रखो कि 11 से पहले ही आप कर लो, चाहे आप ये 5 तारीख को करो, 7 को करो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये कर लेना है फाइल, और उनका स्टेटस भी हमको फाइल कर लेना है। अब जाएंगे हम रिटर्न डैशबोर्ड पे। ठीक है, यहां पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो वो आपको अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है। अगर आपने क्वार्टरली मोड चूज किया है तो आप क्वार्टर चूज कर सकते हैं, या फिर आपका जो
स्पेसिफिक मंथ है, राइट, जो आप मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको स्पेसिफिक मंथ चूज करना है। ठीक है, यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा था, जस्ट हम बैक जाते हैं। ये देखिए दोस्तों कि क्रिएट चालान डैशबोर्ड के बाद ये क्या है। एक्चुअली दोस्तों जीएसटी में एक प्रकार का वॉलेट की तरह सिस्टम है इसमें। जैसे हमारा पेटीएम होता है या फोन पे होता है, उसमें आप वॉलेट में पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, पेटीएम में वॉलेट, तो वॉलेट में जो पैसा डाल सकते हैं उससे आप खरीदी कर सकते हैं, तो वॉलेट का पैसा आपका घट जाता है। ठीक है, वैसे ही जीएसटी में डायरेक्ट जो पैसा यहां पर आपको भरना पड़ेगा रिटर्न के फॉर्म पे, वो डायरेक्ट बैंक के फॉर्म, बैंक से डायरेक्ट एंट्री नहीं जाएगा। मतलब आप ऑनलाइन बैंक से कर सकते हो, लेकिन पहले आपको वॉलेट में डालना है। जो जीएसटी यहां पर ये जो चालान बनता है वो एक प्रकार का, यहां पर आप एक पैसे डालोगे, कुछ पैसे वॉलेट में, और वो फिर वॉलेट में से आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न के पैसे भर सकते हो 3B के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एनुअल रिटर्न का टैब है, और यहां पर जो नोटिस या ऑर्डर्स आपको जो ईमेल में आए हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस को लेके, वो उसके लिए है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर अस राइट नाउ इज द रिटर्न डैशबोर्ड। ठीक है, तो वो चलिए देखते हैं। और जैसे हमने पोर्टल पे देखा कि हमारा अगस्त का रिटर्न बाकी है, तो हम अगस्त का रिटर्न भरने जा रहे हैं। ठीक है, सर्च, और यहां पर हम सर्च करेंगे। तो देखिए दोस्तों कौन सी डिटेल्स आ रही है। यहां पर GSTR1 को बताया गया है। ठीक है, GSTR1 में ड्यू डेट है जो हमने पहले भी देखी थी। यहां पर प्रिपेयर, तो यहां पर आपको दो चीज मिल रही है, प्रिपेयर ऑनलाइन और प्रिपेयर ऑफलाइन। अब ऑनलाइन का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, कि आप A to Z डेटा डालेंगे। आपका जो हिसाब है आउटवर्ड सप्लाई का, यहां पर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई हमने GSTR1 के बारे में पार्ट 2 वीडियो में बताया था। तो जो भी आपका सेल्स का डिटेल्स है यहां पर आप A to Z डालेंगे। ठीक है, जैसे ABCD एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं। और प्रिपेयर ऑफलाइन में क्या होगा दोस्तों, कि आप जो रेगुलर सेल्स करते हो उसका आपका कंप्यूटर में ऑलरेडी एक हिसाब है जो आप ऑफलाइन मेंटेन करते हो एक्सेल फाइल में। ठीक है, तो वहां पर A to Z डाटा डाला हुआ है। अब यहां पर आपको और कुछ करने की, A to Z प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी हैव गॉट द डेटा। तो वो आप प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके अपना डेटा को अपलोड कर सकते हो, और आपका तुरंत सेकंड्स में, मिनटों में जीएसटी फाइल होता है, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपका ऑलरेडी डेटा बनता रहता है बेस्ड ऑन द सेल्स। क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो आप डेटा डालोगे। ठीक है, तो वो डेटा यहां पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का यूज करना है, कैसे जीएसटी के गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर है, कैसे रिटर्न को फास्ट और क्विकली कर देना है, वो आगे के वीडियो सीरीज में मैं बताऊंगा। यहां पर हमको पहले समझना है। ठीक है, वैसे ही यहां पर आप देख सकते हो मंथली रिटर्न GSTR 3B का प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन का मोड है। तो पहले हम समझने के लिए स्टार्टअप प्रिपेयर ऑनलाइन में जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम ऑनलाइन में जा रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ यहां पर हमारा जीएसटी का डिटेल्स डाला हुआ है, हमारी ड्यू डेट यहां पर भी लिखी गई है, और यहां पर जो है कुछ टिप्स भी हमको दी गई है कि हाउ यू कैन फाइल और क्रिएट द ई इनवॉइसेस। यहां पर जो है आप हेल्प में जाएंगे तो आपको ये भी हेल्प दी जाएगी कि किस तरीके से आपको ऑफलाइन यूटिलिटी टूल का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, लेकिन मेन थिंग इज दिस, राइट, यहां से शुरुआत होती है। तो आप ये पढ़ सकते हो, दैट इज 4A 4B 4C 6B। ये क्या है, इसको कहते हैं टेबल। देखिए, तो टेबल 4A, टेबल 4B, टेबल 4C, इस तरीके से आप नाम बता सकते हैं, बोल सकते हैं। ये 5A 5B है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टेबल 5A 5B है। ठीक है, 9B है तो क्या कहेंगे, टेबल 9। ये मैंने क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि आप किसी CA से, किसी GST एक्सपर्ट से बात करते हो तो हम ऐसे नहीं बोलते कि 9B, नहीं, हम उसको कैसे बोलते हैं, टेबल 9B में जरा देखो ना, ये इश्यू है। ठीक है, तो यहां पर अब आप यहां पर स्क्रॉल करेंगे अपने पीसी से, तो ये आप जान पाओगे कि ये एग्जैक्टली किसके लिए है। यहां पर देखिए, ये तो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, इंक्लूडिंग द यूआईएन होल्डर। तो यूएन के बारे में ऑलरेडी मैं पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पर क्लियरली लिखा है दोस्तों B2B इनवॉइसेस, यानी कि ऐसा सेल्स
जो आप कर रहे हो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, सामने वाला पार्टी भी रजिस्टर्ड है, उसका भी जीएसटी है, ठीक है, तो आपने जो बिल इश्यू किया है उसमें भी आपने उसका जीएसटी नंबर डाला हुआ है, ठीक है, वो सारे डेटा आपको B2B में डालने हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये देखेंगे। इससे पहले भी आप नीचे लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट EWB डेटा, ये क्या है, लिखा है क्लियर ऊपर, टू इंपोर्ट EWB डेटा इनटू B2B सेक्शन। EWB है दोस्तों ई वे बिल। क्या है दोस्तों? ई वे बिल। तो ई वे बिल एक बहुत ही जरूरी बिल है जो हम सामान को भेजते हैं, ठीक है, बाई ट्रक भेजते हैं, बाई लॉरी, जो हम सामान को भेजते हैं, ठीक है, हमारी फैक्ट्री से या फिर हमारे सप्लायर से वो गुड्स जाता है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे बाई रोड होता है, ठीक है, बाई बाई ट्रक होता है, तो उनको ई वे बिल का डेटा चाहिए, क्योंकि बीच में पुलिस चेक हो सकता है, ठीक है, वहां पर ई वे बिल आपका चेक किया जाएगा और फिर उसको अप्रूव करके आगे मूवमेंट गुड्स को करनी अलाउड हो जाती है। अगर आपके इनवॉइस का वैल्यू 50,000 से कम है तो जरूरी नहीं है, 50,000 से ज्यादा है तो ये कंपलसरी आ जाता है। लेकिन मेरा सुझाव स्टार्टअप को ये रहेगा कि आप भले ही छोटा आपका बिल हो 50,000 से कम, चाहे 40,000 10,000, तो भी ई वे बिल बनाने का हैबिट रखिए। इससे फायदा यह है कि आपका यहां पर डेटा पूरा इजीली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको हिसाब कहीं ना कहीं तो बनाना है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जितना ऑटोमेट हो जाएगा उतना आपको हर्डल नहीं होगा, इतना आपको क्विकली आप कर पाओगे सारा काम। तो यहां पर मैं इंपोर्ट EWB डेटा करता हूं, तो यहां पर देखिए देखिए लिखा आया है, फॉर करंट टैक्स पीरियड नो ई वे बिल इनवॉइसेस आर अवेलेबल टू इंपोर्ट, यानी कि कुछ है ही नहीं तो नहीं आएगा, तो फिर आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ई वे बिल के बारे में मैं बाद में थोड़ा इसी वीडियो के पार्ट में बताऊंगा कि कैसे इसमें रजिस्टर करना है और कैसे ई वे बिल को क्रिएट किया जाता है। ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अभी यहां पर जो है हम ये B2B इनवॉइसेस का टैब में क्लिक करते हैं। अब यहां पर देखिए कोई भी इनवॉइस नहीं डाला हुआ है, कुछ भी यहां पर नहीं है। तो यहां पर सरकार पूछ रही है कि आपने जो बेचा है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आप यहां पर हमको दे जो B2B सेल्स है आपका, ठीक है। तो B2B सेल्स का यहां पर मतलब क्या है कि जो मैंने सेल्स किया है और सामने वाले पर्सन का जीएसटी है, ठीक है, ऐसा डिटेल्स। ऐसा नहीं कि जो मैंने कस्टमर को बेचा है उसके पास कुछ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो B2C कहेगा, ठीक है। तो B2C नहीं, B2B इनवॉइसेस की बात हो रही है। तो यहां पर एड डिटेल्स में जा सकते हैं। एड डिटेल्स में जाएंगे तो यहां पर आप इनवॉइसेस एड, यहां पर आप जो है इनवॉइस एड कर सकते हैं। ये डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, क्या ये सीज को सप्लाई किया गया है, क्या ये सीज को सप्लाई विदाउट पेमेंट किया गया है, क्या ये सप्लाई का रिवर्स चार्ज इसमें अट्रैक्ट है, और क्या ये इंटरस्टेट सप्लाई है। अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर के पार्ट हमारे 1 to 20 वीडियो सीरीज में है। आप जान सकते हो कि व्हाट इज डीम्ड एक्सपोर्ट्स और सेल्स क्या है, हमने उसका कवर किया हुआ है हमारे 1 to 20 वीडियो सीरीज में। तो आप YouTube में 12 ओवरसीज के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और ये समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब रिवर्स चार्ज जो है ये मैं आपको बता देता हूं। अब नॉर्मली आपने क्रिकेट में रिवर्स स्विंग के बारे में सुना होगा, ये बॉलर अच्छा रिवर्स स्विंग करता है, लेकिन यहां पर ये रिवर्स स्विंग इस तरीके से नहीं है, ये रिवर्स चार्ज है। अब रिवर्स चार्ज को समझने से पहले आपको फॉरवर्ड चार्ज पहले समझना होगा। अब फॉरवर्ड चार्ज आप करते भी होंगे फिर भी आपको पता नहीं होगा। फॉरवर्ड चार्ज क्या है? मैं जीएसटी टैक्सेबल पर्सन हूं, ठीक है, कंपनी हूं, मैं आपको प्रोडक्ट बेच रहा हूं और उसमें जीएसटी लगा रहा हूं। जैसे मैंने आपको 100 रुपए की चीज बेची और उसमें 18% जीएसटी लगा दिया और आपने 118 रुपए दिया, तो ये मैंने क्या लगाया? फॉरवर्ड चार्ज लगाया। इसको नॉर्मल सब कोई करता ही है, ठीक है, ये होता है फॉरवर्ड चार्ज। अब रिवर्स चार्ज क्या है कि मान लीजिए कि मैं जीएसटी रजिस्टर पर्सन नहीं हूं, मेरा कंपनी जीएसटी रजिस्टर नहीं है, जरूरी नहीं है ना सब कंपनी जीएसटी रजिस्टर हो।
छोटे बिजनेस जो जिसके टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से कम है, तो गवर्नमेंट उसको छूट देती है वो कैटेगरी को कि ठीक है, आप जीएसटी रजिस्टर नहीं है, फिर भी आप बिजनेस कर सकते हैं और आप ऐसे सप्लायर से भी माल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्टर पर्सन है, यानी कि अगर आप मेरे से खरीद रहे हो, ठीक है, और आप रजिस्टर हो, तो सरकार क्या कहेगी कि ये जो 12 ओवरसीज है उन्होंने बिल में जीएसटी नहीं लगाया है, ठीक है, तो वो रजिस्टर नहीं है, लेकिन आप तो जीएसटी वाले हो, आप रजिस्टर हो, तो आप रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी पे करो। यानी कि मेरे को 18% ऐड करना था बिल में, वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास जीएसटी नहीं था, तो आपने खरीदा, ठीक है, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन था, आपने खरीदा, आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, रजिस्टर्ड कंपनी थी जीएसटी वाली आपकी, तो आपको क्या अट्रैक्ट हो गया? रिवर्स चार्ज। यानी कि मैंने 100 रुपए की प्रोडक्ट दी आपको, आपने 100 दिए, लेकिन 18 रुपए आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे। वैसे भी मैं जमा करता, अगर आप मुझे 118 देते और मैं रजिस्टर होता तो 18 मुझे भी सरकार को देना था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, क्योंकि मैं रजिस्टर नहीं हूं, इसलिए आपको 18 रुपए जो है वो डायरेक्टली अपने तरीके से सरकार को दे देना है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये मैंने रिवर्स चार्ज समझाने के लिए बताया, ये हर चीज में एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। केवल नोटिफाइड प्रोडक्ट है उसमें ही रिवर्स चार्ज अभी के टाइम पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो रिवर्स चार्ज ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी यूआरडी अनरजिस्टर्ड डीलर से ले रहे हो तो आपको रिवर्स चार्ज भरना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लस अगर ऐसा कोई सर्विस और प्रोडक्ट है जिसमें आपको रिवर्स चार्ज भरना पड़ा, तो चिंता नहीं मत करिए दोस्तों, इससे फर्क आपको कुछ नहीं पड़ेगा, रिवर्स चार्ज का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द रिवर्स चार्ज पेड इज अवेलेबल। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि आईटीसी, हालांकि मैंने बेसिक्स कवर किया हुआ है आईटीसी इन 1 to 20 वीडियो सीरीज, प्लस एक स्कैम का वीडियो है, वो भी इंपॉर्टेंट है आईटीसी को समझने के लिए, वो भी आप बेसिक देख लीजिएगा ताकि आपको नॉलेज आ जाए, ठीक है। बाकी का हम आगे डिस्कस करेंगे काफी डिटेल से। अब यहां पर क्या ऑप्शन है, इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट अ डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ द एक्सिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। होता है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में किसी प्रोडक्ट को लेके नोटिफाइड रेट से अलग हटके रेट मिला जाए, राइट, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, अगर ऐसा है तो वो आपको टिक करना है, ठीक है, बाकी नहीं। नॉर्मली ये कोई चीज आपको टिक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिस्टम ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक काम कर लेगा, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए ताकि आप एप्रोप्रिएट ऑप्शन को टिक कर सके। अब यहां पर आता है रिसीवर डिटेल्स, ठीक है, उसका जीएसटी आपको डालना है, किसको आपने प्रोडक्ट बेचा। तो चलिए यहां पर मैं जीएसटी डाल देता हूं। अब देखिए, केवल मैंने जीएसटी डाला, रिसीवर का नाम क्या आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल्स वेस्ट बंगाल, ऑटोमेटिक आ गया, वहां का कंपनी था, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया। इनवॉइस नंबर, यहां पर मुझे मेरा इनवॉइस नंबर डालना है। नाउ माय इनवॉइस नंबर कुड बी INV 001 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इनवॉइस का वैल्यू लेट मी टेक एज 10,000, ठीक है। इनवॉइस का डेट, ठीक है, तो ये मेरा जो है अगस्त, चलिए मैं रखता हूं इसको 16th, ओके, 16 अगस्त को स्टेट हुआ, सेल हुआ, और ये देखिए दोस्तों इंटर स्टेट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जीएसटी गुजरात रजिस्टर्ड है, ये वेस्ट बंगाल का कंपनी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहां पर आप देख सकते हो कि इंटर स्टेट को बता दिया। अब मैंने जो प्रोडक्ट बेचा उसका जीएसटी का रेट है 5%, ठीक है, तो यहां पर 5% में मैं आ जाऊंगा। कितना टैक्सेबल वैल्यू, 10,000 रुपए का मैंने सेल किया, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इंटीग्रेटेड टैक्स है, राइट, दैट इज 500, ये ऑटोमेटिक हो गया,
ठीक है, सेस है तो आपको ऐड करना है, बाकी ये चीज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। आपको बिल में वो ऐड ऑन करना होता है। अब हमने एक्सेल सीरीज में डिटेल से बताया है, हमारी एक्सेल सीरीज फॉर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आप खास चेक करिएगा, वो भी काफी यूजफुल रहेगी। अब इस चीज को आपको क्या कर देना है दोस्तों, सेव। ठीक है, ये आपको सेव कर देना है। अब यहां पर दोस्तों हम समझते हैं कि ईवे बिल से डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है और ईवे बिल कैसे बनाया जाता है। तो ईवे बिल को बनाने के लिए पहले आपको ईवे बिल पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका जीएसटी कोड हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ईवे बिल में रजिस्ट्रेशन हो जाए ऑटोमेटिक, ऐसा अभी नहीं है। यहां पर आप जा सकते हैं सर्विसेज में, वहां पर ईवे बिल का सिस्टम है। ठीक है, ईवे बिल सिस्टम को क्लिक करिए। अब क्लिक टू गो टू द ईवे बिल पोर्टल, वहां पर आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करिए। आप इस तरीके से YouTube में सर्च कर सकते हैं क्रिएट ईवे बिल। फिल्टर्स में जाइए दोस्तों, और खास करके शॉर्ट बाय अपलोड डेट ये कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट देखिए 2 दिन पुराना, 2 दिन पुराना वीडियोस, 3 दिन पुराना, यहां पर आपको फाइलिंग का डिटेल्स मिल जाएगा। मैं अभी पोर्टल में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पा रहा है। आई थिंक देयर इज सम, ये देखिए दोस्तों, यस ये खुल गया है। अब यहां पर जो है हम चाहेंगे, देखिए पहले रजिस्ट्रेशन, पहले ये कर लीजिए ईवे बिल रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन का भी मैंने क्लिपिंग पहले किया हुआ है, उसका कैप्चर, तो वो पहले आपको मैं बता देता हूं। तो पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए और एक कैप्चा आपको लिखना है, वो कैप्चा आप लिख लीजिए और गो में फर्दर क्लिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ही, तो ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ से मिल जाएगा। फिर आपको ओटीपी सेंड ओटीपी करना है, और यहाँ पर आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ओटीपी लिखने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर ये हो चुका है, और फर्दर यहाँ पर नया यूज़र नेम, अपना पासवर्ड और फिर से पासवर्ड। देन यू नीड टू डू द लॉगिन। अब लॉगिन में जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपका कैप्चा ऐड करना है। देन यू ऐड ऑन द कैप्चा। यहाँ पर ईवे बिल है, यहाँ पर जनरेट न्यू, ठीक है, वहां पर आपको क्लिक करना है। तो ये ईवे बिल आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बिल फ्रॉम, यहाँ पर बिल टू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है ये टैक्स इनवॉइस होगा, ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए होगा। ठीक है, देखिए ईवे बिल में ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये केवल एक्सपोर्टर या सप्लायर ही बनाता है। ईवे बिल में ऐसा होता है, हो सकता है कि आपका ट्रांसपोर्टर भी आपको बना दे, हो सकता है कि आपका बायर भी बना दे डोमेस्टिक लेवल पे, ग्लोबल बायर, आपका फॉरेन का बायर नहीं बनाएगा। तो एनीबडी कैन मेक अ ईवे बिल। ठीक है, और काफी सारी जगह पे ट्रांसपोर्टर बना देते हैं, लेकिन फिर भी इसका नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि ये आउटवर्ड सप्लाई आपका हुआ और ये टैक्स इनवॉइस हुआ, ये आपका डोमेस्टिक के लिए होगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो ये आपका ये टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई हो जाएगा और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये आपका डोमेस्टिक के लिए होगा।
लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो ये एक्सपोर्ट आपको क्लिक करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा बिल ऑफ सप्लाई। ये टैक्सेबल इनवॉइस नहीं रहा क्योंकि आप एक्सपोर्ट के लिए बिल ऑफ क्योंकि आप एक्सपोर्ट के लिए ये ई वे बिल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये इनवॉइस नंबर आपका आएगा। ठीक है, और यहां पर जो है बिल टू, ठीक है, तो यहां पर देखिए बिल टू में आपको स्पेसिफिक नेम लिखने की जरूरत नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑटोमेटिकली आ गया। यहां पर आपको पोर्ट का एड्रेस डालना है और पोर्ट का पिन कोड आप डाल सकते हो। अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा इसलिए यहां पर यूआरपी ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, और ये अदर कंट्रीज है और दैट वुड बी मोर देन इनफ। यहां पर आपका प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, एचएस कोड है, उनका क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, ये तो जस्ट आपका इनवॉइस की तरह ही हो गया। राइट, यहां पर जो है ये आपका बिल आएगा। यहां पर आपका जो है बिल अमाउंट आएगा जीएसटी चार्ज से पहले हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा बिल 10,500 था, सो दैट वुड बी, ठीक है, यहां पर फ्रॉम टू मिसिंग है तो वो हम यहां पर कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपका 10,000 मैंने लिखा हुआ है, तो ये बिल, ये जीएसटी का जो चार्ज है उसमें एड ऑन नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है जीएसटी के रेट मुझे चूज करने हैं 5%। ठीक है, एचएस कोड मुझे डालना है तो ये ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा, ये प्रोडक्ट का एचएस कोड है, ये एचएसएन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ठीक है, अब इसके रेट जो है 5% यहां पर डाले हुए हैं, तो ये देखिए 500 रुपए यहां पर आ गए हैं। ठीक है, आईजीएसटी अमाउंट, और क्योंकि ये मेरा इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हुआ तो ये मेरा आईजीएसटी में जाएगा। ठीक है, सो दैट वुड बी स्प्लिटिंग इनटू 2। अगर मैं ये डोमेस्टिक सेल करता हूं सेम स्टेट पे, मेरा एक्सपोर्ट्स नहीं, लेकिन ये अगर मेरा डोमेस्टिक सप्लाई है, ठीक है, तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा। अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है, मैं यूआरपी कर देता हूं, यूआरडी, अनरजिस्टर्ड पर्सन, राइट, यहां पर मैं कर देता हूं। स्टेट इज गुजरात इटसेल्फ। ठीक है, मैं यहां का रजिस्टर हूं तो गुजरात ही मैं अभी सेल कर रहा हूं। शिप टू, यहां पर जो है उनका एड्रेस डिटेल आ जाएगा, और यहां पर जो एचएस कोड है, ठीक है, वो डाल दिया 10,000 रुपये। ठीक है, और यहां पर जो मेरा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का रेट जो बनेगा वो बनेगा 2.5 प्लस 2.5। ठीक है, 5%। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सीजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट आ गया। ठीक है, तो इंटरस्टेट जब होता है तब आईजीएसटी आता है। आप सेम स्टेट में सेल करते हो जहां से आप रजिस्टर्ड हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट आता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। यहां पर आपके ट्रांसपोर्टर की जो जो डिटेल्स है ये आप फिलअप कर सकते हो। इसमें कुछ चीजें ऑप्शनल भी है। ठीक है, कैसे आपका जा रहा है, व्हीकल नंबर वगैरह, और यहां पर आप इसको प्रीव्यू और या आप सबमिट कर सकते हैं तो आपका ई वे बिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन आपको करना है। ई वे बिल के रिलेटेड काफी यूट्यूब में वीडियोस भी हैं जैसे मैंने बताया, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर जब आप ये इंपोर्ट क्लिक करेंगे तो ई वे बिल के जो डेटाज आपने बनाए हैं, जो भी आपने सेल्स किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, उसके सारे डेटाज यहां पर आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, एकदम ईजी रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टेबल 5A 5B में, जो B2C के लिए है लार्ज इनवॉइसेस। लार्ज इनवॉइसेस यानी कि अगर आपका एक बिल 2.5 लाख से ऊपर है, क्लियर यहां पर लिखा है, इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख तो आपको ये टैब में जाना है। ठीक है, और सेम है, जैसा ऐसा एंट्री डाला है वैसा इसमें एंट्री डालना है, लेकिन सिर्फ ये बड़े इनवॉइसेस है, ताकि क्या है सरकार इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सके, इसलिए इसका अलग से टैब बनाया गया है। फिर आता है क्रेडिट और डेबिट नोट के बारे में। ये क्रेडिट और डेबिट नोट क्या है ये समझते हैं। अब क्रेडिट और डेबिट नोट को समझने से पहले बेसिकली आपको परचेस एंड सेल समझना होगा, तो आप ये चीज को अच्छे से समझ पाओगे। ये मैं हूं 12 ओवरसीज, मेरा कंपनी है। ठीक है, मेरा कंपनी को मोबाइल फोन की जरूरत है बिजनेस के लिए। ठीक है, मुझे नया फोन अब लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा पुराना फोन अभी इतना अच्छा नहीं रहा, जिसमें फीचर्स नहीं है, सो मैं नया फोन का प्लानिंग कर रहा हूं। तो मैं ये पुजारा मोबाइल स्टोर में परचेस करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, जो पुजारा मोबाइल स्टोर है
ये मुझे मोबाइल सेल कर रहा है। ये परचेस, ये मेरे लिए परचेस हुआ, पुजारा के लिए क्या हुआ, सेल्स हुआ। ठीक है, तो इनकी जर्नल एंट्रीज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसी होगी, राइट, ये हम समझते हैं। तो पहले 12 ओवरसीज बुक्स देखते हैं। तो मैं परचेस अकाउंट को डेबिट करूंगा और टू पुजारा मोबाइल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये दोस्तों एकदम बेसिक अकाउंटिंग है, चाहे आप कोई भी एडवांस लेवल के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर लो, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो एज इट इज रहते हैं, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता। बेसिक समझिए कि ये परचेस अकाउंट है, ये मैंने डेबिट किया, और क्यों, क्योंकि मेरा 10,000 रुपए गया, किसके लिए, तो कि खरीदने के लिए। ठीक है, परचेस मैंने किया। अब यहां पर जो है किससे परचेस किया, तो कि पुजारा मोबाइल से किया। तो पुजारा मोबाइल को मैंने 10,000 रुपए दिए, तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो मेरे 10,000 रुपए गए तो कहां गए, मेरे में डेबिट हुए, तो क्रेडिट कहां पर हुए, पुजारा मोबाइल में हुए। ठीक है, अब जो पुजारा मोबाइल का बुक्स होगा, अकाउंटिंग बुक्स होगा, चाहे वो जितना भी एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करे, चाहे अपने किताब यूज करे, लेकिन मूल सिद्धांत यही रहेंगे, वो 12 ओवरसीज के अकाउंट को मारेगा डेबिट। ठीक है, तो उन्होंने डेबिट मारा और मेरा 10,000 रुपीज जो है वो डेबिट मार रहा है, और उनका सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट है वो उनका क्रेडिट होगा, यानी कि वो जितने भी लोगों को सेल करते रहेंगे, ठीक है, चाहे वो सेल करे AYZ ओवरसीज को, चाहे वो सेल करे XYZ इंटरनेशनल को, राम और श्याम को सेल करे, जो भी सेल करे, तो वो सबको डेबिट करेगा, और सेल्स अकाउंट जो उनका होगा, सेल्स उनका बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो उनका सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता रहेगा। वैसे ही मैं जैसे जैसे परचेस करता हूं, मेरा परचेस जो है, राइट, वो सीधा का सीधा क्या हो रहा है, मेरा परचेस जो है वो डेबिट हो रहा है, मेरा परचेस बढ़ रहा है। ठीक है, इनका सेल्स बढ़ रहा है। अब अगर आपने 11वीं क्लास में अकाउंटिंग पढ़ी है बेसिक्स, तो आप जानते होंगे कैश टू सेल्स एंट्री आती है। ठीक है, तो इफ दे आर मेकिंग एंड सेल्स इन कैश, देन दे विल शो द कैश टू सेल्स एंट्री, तो उनका कैश लेजर बढ़ेगा। तो हर एक चीज का क्या होता है, एक बेसिक लेजर क्रिएट होता है। अब मेरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बुक्स में मैं परचेस क्लिक करूंगा तो तुरंत ही सॉफ्टवेयर बता देगा कि ये परचेस आपका यहां से हुआ है, इतने रुपए का हुआ है। ठीक है, ये अकाउंटिंग की बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है दोस्तों, एकदम इजी है, इसको बिल्कुल डिफिकल्ट मत समझिए, और आप ये चीज को समझ भी रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। अब हुआ क्या है स्थिति कि मेरे पास एक पुराना फोन है। ठीक है, अब मैं पुराना फोन पुजारा मोबाइल को बता रहा हूं। अब पुजारा मोबाइल मुझे यह कह रहा है कि ठीक है, आपके पुराना फोन का 3,000 रुपीज मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए, पुजारा मोबाइल ने यह कहा मुझे कि 3,000 रुपीज आपको कैश नहीं मिलेगा। आप पुराना फोन दोगे और 3,000 रुपए लेके जाओगे रोकड़ा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको 3,000 रुपए का क्रेडिट नोट इश्यू करके देता हूं। क्या नोट करके इश्यू देता हूं, क्रेडिट नोट 3,000 रुपए का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पुजारा मुझे यह कह रहा है कि ये क्रेडिट नोट की हेल्प से जब आप पुजारा में कोई भी नया फोन लेते हो, ठीक है, जैसे मैंने 10,000 का न्यू फोन लिया यहां पर, ठीक है, तो अगर आप न्यू फोन लेते हो तो 3,000 रुपए में माइनस कर दूंगा उसमें से। ठीक है, यानी कि आपको मुझे भरने कितने हैं, 7,000। ठीक है, तो ये अब हुआ क्या है कि मैंने पुजारा मोबाइल से फोन खरीदने की बात की। ठीक है, पुजारा मोबाइल ने मुझे 10,000 का बिल इश्यू करके दिया। अब मेरा जो परचेस है, राइट, वो मैंने क्रेडिट कार्ड से, या मान लीजिए क्रेडिट से लिया है, जो भी पेमेंट मुझे 1 वीक के बाद करना है। अब उसी टाइम पे क्या है, मैं पुराना फोन पुजारा के पास लेके गया, और पुजारा मोबाइल ने क्या कहा, ठीक है, अभी आपको 10,000 मेरे से आपको देना है, तो कोई बात नहीं, आप 7,000 दे दीजिए। तो ये क्या हुआ दोस्तों, आप सोचेंगे बिलिंग में बदलाव करेंगे, नहीं दोस्तों, बिलिंग में बदलाव नहीं किया जाता। बड़े कंपनीज, चाहे आप अमेजोन का देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, गूगल देख लो, नोबडी मेक्स अ चेंज इन अ बिल। और ऐसा होता रहता है
कि कभी मेरे पास स्टॉक आया हुआ है, अगर वो थोड़ा खराब है तो मुझे जो सेलर है उसकी तरफ से क्रेडिट नोट मिलता है। और क्रेडिट नोट की हेल्प से जब मैं उसको नेक्स्ट बिलिंग इश्यू होता है, क्योंकि आप देखिए जो ब्रांडेड कंपनी है जैसे सैमसंग है, एप्पल है, उसके रिटेलर है, क्या वो कम इनवॉइस बना सकते हैं? एक क्योंकि कंपनी, आप सोचे एक जन को 10,000 का फोन बेचा, वही फोन नेक्स्ट डे कंपनी जो है उस किसी को 5,000 में दे रही, ऐसा नहीं होगा ना। दे विल प्रिपेयर द बिल ऑफ 10,000 ओनली। लेकिन क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की हेल्प से अकाउंटिंग एडजस्ट हो जाता है। ये जो कम ज्यादा भाव है, राइट, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कम पैसा चार्ज किया हो, मुझे एसेसरीज ज्यादा दे दिया हो, वो पैसा लेना भूल गए हो, जीएसटी का रेट गलत डाल दिया हो, ऐसा छोटा मोटा इश्यू आता रहता है। इस सब के लिए क्या होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब समझते दोस्तों, बाराइवोसिस बुक्स में जो मैंने परचेस अकाउंट को डेबिट किया था 10,000, अब मेरा 10,000 का खरीदी तो हुआ ही नहीं है, 3,000 रुपए तो वो मुझे क्रेडिट नोट इश्यू करके दिए, तो एक्चुअल मुझे 7,000 ही देने हैं। ठीक है, तो अब कल सवेरे मेरा ऑडिट में जाएगा, ऑडिटर आएंगे, वो देखेंगे कि भाई आपके बैंक अकाउंट से तो 7,000 रुपए पुजारा मोबाइल को गए, तो 10,000 का क्यों है? ये कुछ घोटाला नहीं है, ओवर बिलिंग तो नहीं किया है, राइट? ज्यादा खर्चा दिखाने के लिए, ताकि आप कंपनी में खर्चा दिखा के प्रॉफिट ज्यादा कमा पाओ, या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले लो, ऐसा आपको बता सकते हैं। ठीक है, कई कल सवेरे स्क्रूटिनी में कही जाएगा, डिपार्टमेंट के लोग पकड़ लेंगे, तो ये एंट्री आपको करनी जरूरी है। तो यहां पर क्या है, 3,000 रुपए का मैं डेबिट नोट बना रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि केवल क्रेडिट नोट इश्यू होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, डेबिट नोट के टाइम पे डेबिट नोट इश्यू होता है। लेकिन दोस्तों समझिए, कभी ऐसा आपने सुना है कि केवल सेल्स होता है? अरे भाई, आप सेल्स करोगे तो सामने वाला परचेस करेगा, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई मुझे क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है तो मेरे अकाउंट में भी उसका डेबिट नोट का व्यू पॉइंट से एंट्री आएगा। ठीक है, तो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट वर्क साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि केवल एक व्यक्ति ने डेबिट नोट इश्यू किया बात खत्म, या किसी एक ने क्रेडिट नोट इश्यू किया बात खत्म। अकाउंटिंग करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो मेरे बुक्स में यहां पर क्या आ रहा है, जो पुजारा मोबाइल है, ठीक है, उसको मैं यहां पर डेबिट कर रहा हूं 3,000 को लेके, और मेरा परचेस अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, यानी कि मेरे को ये एंट्री रिवर्स करना पड़ा 3,000 रुपए के लिए। ठीक है, तो ये यहां पर मेरा डेबिट नोट एंट्री हो गया। अब यहां पर उनका क्रेडिट नोट एंट्री आएगा। उनका जो सेल्स अकाउंट है वो जो है वो घट गया, यहां पर उन्होंने घटा दिया 3,000, और मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3,000, यानी कि बैलेंस जब बचेगा, राइट, वो फाइनल लेजर देखेंगे तो उनका बैलेंस जो बचेगा दैट वुड बी 7,000, एंड दैट इज द एग्जैक्टली व्हाट आई हैव पेड हिम, राइट? सो दैट इज, यू डू द एडजस्टमेंट, चाहे आपका जो भी बायर सेलर का जो आपका रिलेशन है वो एज इट इज रहता है। बिलिंग आपने जो अपलोड कर दिया जीएसटी में वो नॉर्मली बदले नहीं जाते, वो एज इट इज रहते हैं। इसका एडजस्टमेंट हम क्रेडिट डेबिट नोट से करते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट आप गूगल में उसके फॉर्मेट आप चेक करेंगे, आपको हजारों फॉर्मेट मिल जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मेट मिल जाएंगे। लेकिन ये जो एंट्रीज की बात है जो आपको बुक्स में करनी है, इसकी डिटेल्स बहुत रेयर है ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये चीज आपको बताई। अब ये जो क्रेडिट डेबिट नोट की बात आती है, यहां पर आप ऐड डिटेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जिसके साथ भी आपका डेबिट क्रेडिट नोट टाइप है, डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर, आपने जो भी बिलिंग बना उसको इनवॉइस इश्यू करके दिया है, उसको इनवॉइस की तरह ही आता है वो भी एक। ठीक है, कौन से डेट पे, नोट टाइप आपका कौन सा है, नोट वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो एक जो है वो क्रेडिट मारेगा, तो एक कौन मारेगा, एक डेबिट मारेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, तब जाके आपका एडजस्टमेंट प्रॉपरली हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये रजिस्टर्ड के लिए था या अनरजिस्टर्ड के लिए था? आप रजिस्टर्ड है तभी तो आपका जीएसटी खुल रहा है। ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है, उसके साथ आपका डेबिट क्रेडिट नोट का कोई वहीवट आ रहा है, वो यहां पर आएगा। अब आ रहा है एक्सपोर्ट इनवॉइस, 6A एक्सपोर्ट इनवॉइस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम क्लिक करते हैं, ये पढ़िए। ठीक है, अब प्लीज कंफर्म, अब ये पढ़िए दोस्तों, प्लीज कंफर्म टू बिलो गाइडलाइंस फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नॉर्मली एक्सपोर्टर का पैसा रिफंड में फंस जाता है।
क्यों? क्योंकि उनको सिस्टम पता नहीं है, ठीक से किया फाइलिंग नहीं होता है, फिर कहते हैं रिफंड नहीं आया, लटक गया। जो ठीक से करते हैं उसको आमतौर पे प्रॉब्लम्स नहीं आती, और अगर प्रॉब्लम्स आती भी है तो उनकी तुरंत सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर आपको ध्यान रखना है, इनवॉइस डेटा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड इन टेबल 6A ऑफ GSTR1 फॉर द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। ठीक है, invoice number provided in table 6A of GSTR1 are same as that of the invoice details given in the shipping bill। शिपिंग बिल कौन फाइल आपका करता है? CHA। ध्यान रखिए दोस्तों, आप 6 से भर रहे हैं तो सेम डिटेल शिपिंग बिल की होनी चाहिए, उसमें जो इनवॉइस नंबर डाला है, जो अमाउंट लिखा है, डिट्टो डिट्टो सेम यहां पर होना चाहिए। The invoice with different invoice number date that given in the shipping bill will be rejected by the ICE gate। राइट, आपका फिर प्रॉब्लम होगा रिफंड लेने में, यहां पर अपने इनवॉइस में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया तो। ठीक है, वो भी हम रिफंड के बारे में आगे इसकी वीडियो में देखेंगे। सिलेक्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द GST पेमेंट ड्रॉप डाउन व्हेन फाइलिंग द इनवॉइस डिटेल्स। ठीक है, वो भी जो है वो करेंगे, जैसे इनवॉइस सिलेक्टेड एज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिफंड ऑफ द आइस गेट। ये समझिए दोस्तों, इनवॉइस इज सिलेक्टेड एज without payment of tax are not eligible for refund from the ICE gate। तो यहां पर आपको ध्यान ऐसे रखना है कि आप जो सिलेक्शन करें इसमें वो क्या होना चाहिए? विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पर अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स मोड मार दिए, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा। आगे मैं LUT के बारे में भी बताऊंगा, चिंता ना करें। शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड are specified mandatory and correctly in the case of export of goods। Invoices which don't have these details shall not be sent to the ICE gate for further processing। कुछ भी डिटेल्स यहां पर मिस हो गई जो आगे पूछी जा रही है तो आपका आगे रिफंड में तकलीफ होना ही है। ठीक है, पोर्ट कोड यहां पर दिया गया है, उसकी काफी और भी वेबसाइट्स है, गूगल भी सर्च कर सकते हैं, देयर आर मेनी थिंग्स इन इट। ठीक है, ये भी लिस्ट है, चलिए ये मैं ओपन करके रखता हूं। ठीक है, यहां पर आपको सारे पोर्ट कोड कंट्रोल F करके फाइंड कर लीजिए, जैसे मुंद्रा है। ठीक है, मिल गया आपको। ऐड डिटेल्स में जाता है, ऐड डिटेल्स में आपका जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, पोर्ट कोड है। ठीक है, शिपिंग बिल नंबर, यहां पर उसका डेट, इनवॉइस वैल्यू, और आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। ध्यान रखिए, ये अगर आपने विदाउट कर दिया तो खत्म, तो यहां पर आपको विथ पेमेंट ऑफ टैक्स करना है। ठीक है, GST पेमेंट। इसका मतलब ये होता है कि मैंने GST को भरा है सप्लायर से माल लेने के टाइम पे, और उसका मैं रिफंड मांग रहा हूं। ठीक है, ये चीज की बात है यहां पर, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है उसको हम कहेंगे जीरो रेट, इसको हम कहेंगे जीरो रेटेड। ठीक है, GST में आपको कोई भी पूछता है एक्सपोर्ट के बारे में तो आप क्या कहेंगे? जीरो रेटेड, नील रेटेड नहीं दोस्तों, जीरो रेटेड बताना। क्योंकि नील रेटेड क्या होता है? जो प्रोडक्ट में टैक्स पहले से ही नहीं है, जैसे कोई एग्रो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो स्पेसिफिक नहीं नील रेटेड है तो वो नील रेटेड। लेकिन जीरो रेटेड क्या कि चाहे जितना भी टैक्स है, लेकिन एक्सपोर्ट की बात है तो क्या हो जाता है? जीरो। इसके लिए एक्सपोर्ट्स को क्या कहा जाता है टेक्निकल बुक्स में? जीरो रेटेड। कौन सा रेटेड? जीरो रेटेड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जीरो रेट तो हुआ नहीं। अब यहां पर आपका है टैक्सेबल वैल्यू, लिखो। ठीक है, और क्या है? उसका रिफंड लो। आगे सीखेंगे इसके बारे में, अभी तो क्या है, हमको सेल्स एंट्री डालनी है, सेल्स एंट्री होगी। फिर यहां पर सारे अमेंडमेंट किए। ठीक है, आप पिछले 1 साल का कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो देयर आर द अमेंडमेंट एंट्रीज। यहां पर B2C में आप ऐड कर लीजिए। तो B2C में दोस्तों यहां पर कैसे ट्रांजेक्शन आएंगे कि जैसे आपका छोटा राशन का दुकान है, या भले ही आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन यहां पर आप ऐसे कस्टमर को सेल कर रहे हो जो वो रजिस्टर नहीं है। ठीक है, और वो आमतौर पे छोटे कस्टमर से, बड़े का यह लिए यहां पर है। ठीक है,
आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर B2C लार्ज इन्वॉइसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो छोटे हैं, ठीक है, वो आप शो कर सकते हैं ओवर हियर। एंड आपका जो शॉप है या आपका जो सेल्स है, ठीक है, चाहे भले ऑनलाइन हो रहा हो, यू कैन शो दिस ओवर हियर। यहाँ पर दोस्तों क्या ही नहीं, क्योंकि छोटे छोटे कस्टमर की कितनी डिटेल डालोगे आप, कुछ नहीं है राइट इसमें। तो ये आप आराम से भर सकते, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। आगे मैं एक ऑफलाइन यूटिलिटी टूल आपको बताऊंगा जिसमें आप और बेहतर तरीके से सारी चीजें भर सकते हैं, ठीक है। सो सी दिस इज द नील रेटेड, लेकिन हमारा नील रेटेड नहीं है, ध्यान रखें दोस्तों, हमारा क्या है, जीरो रेटेड है, जीरो, ठीक है। तो यहां पर जो है HSN कोड वाइज समरी भी आपको डालनी है, वो यहां पर आप डाल सकते हैं। जैसे आपका स्पेसिफिक HSN कोड है, ठीक है, उसका कितना सेल हुआ है वो भी यहां पर आप डाल सकते हैं। आगे दोस्तों मैं थोड़ा ये ऑफलाइन यूटिलिटी का मोड सिखाऊंगा, ताकि क्या है कि आपको इजी रहे। और खास करके दोस्तों ईवे बिल बनाइए, ईवे बिल बनाने से क्या है, फटाफट काम होता है, फटाफट इसको आप कर सकते हो काम, ठीक है। तो यहां पर जो है आप सबमिट करके फिर यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको जनरेट समरी करनी पड़ती है, फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जनरेट समरी करने के बाद जो है आपका सबमिट एंड फाइल रिटर्न का प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर टिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर टिक करने के बाद आपका ये रहेगा। मेक श्योर दैट यू जनरेट समरी बटन, ठीक है, ताकि आपका कोई एरर है, कुछ भी मिस्टेक है, यहाँ पर आपको दिख जाए, मिल जाए, और फिर जो है सबमिट करके आप फाइल रिटर्न मारो। इस तरीके से करना है। और आप काफी वीडियोस भी देख सकते हैं रिटर्न के रिलेटेड यूट्यूब में, ठीक है। तो ये हमारा बात हो गया GSTR 1 को लेकर। जैसे मैंने कहा था कि ये ऑटोमेटेड है, तो यहां पर अभी क्या है, जैसे आप यहां पर आप व्यू करेंगे तो जो लोग खास करके आपने जिससे परचेस किया होगा, ठीक है, वो आपको यहां पर एंट्री मिल जाएगी। और यहां पर ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटेड है। अब ये चीज भी दोस्तों सरकार ने काफी ऑटोमेटेड करने का कोशिश किया है, वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री। यहां पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर जो है आपने कुछ इंपोर्ट्स किया है वो भी बता दिया जाएगा, ताकि क्या है आप इसमें आगे क्रेडिट ले सके, ठीक है। तो यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए मिल जाएगा, वो व्यूइंग पर्पस के लिए है, ऑटोमेटेड है। और अब फाइल करना है 3B, ठीक है। तो 3B जो होता है, यहां पर आपको पूछते हैं कि क्या आपको नील भरना है, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, केवल आपने जनरेट समरी मारा है और आप सबमिट कर दिए हो नील रिटर्न, ठीक है, तो यहां पर आप 3B में भी नील मार देंगे कि यस ये कुछ नील है, कुछ भी नहीं है मेरा यहां पर, ठीक है। और नहीं नहीं नील नहीं है भाई, मेरे काम किया है, तो यहां पर आप जो है नो क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा। तो दोस्तों जब आपका GST फाइल्ड हो जाएगा, तब आप रिटर्न डैशबोर्ड पे वापस आएंगे, तो यहां पर आपको फाइल स्टेटस इस तरीके से मिलेगा, ड्यू डेट हट जाएगा। अब ये जो GSTR 2 पे हम गए थे, वहां पर आप चेक करेंगे अपने B2B इनवॉइसेस, तो यहां पर आपका परचेस दिखाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली ऑन दी 2B। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब आप जाएंगे GSTR 2 पे, तो आपका यहां पर आपका B2B इनवॉइस क्लिक करेंगे तो आपका परचेस दिखाएगा, ठीक है, जो जो भी आपने परचेस किया हुआ है, ये हमने देखा अभी। और यहां पर जैसे GSTR 2B है, ठीक है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो ये चेक कर लीजिए 3B को फाइल करने से पहले, ताकि आपका ITC का क्लैरिटी हो जाए। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ITC अवेलेबल आपको इतना होगा। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली क्लिक कर सकते हैं अपने B2B इनवॉइसेस में, डेबिट नोट्स, आगे और भी इसमें ऑप्शंस है। तो यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि मुझे कितना ITC अवेल होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं B2B इनवॉइसेस में, यहाँ पर भी आपको अपना परचेस दिखाई देगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है परचेस, तो इसका मतलब यह है कि आपके सप्लायर ने GST रिटर्न फाइल नहीं किया है, जिसके कारण आप को क्रेडिट लेने में इश्यू आएंगे, आपको अवेल नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सप्लायर को यहां से चेक करने के बाद तुरंत बता दें कि आपका यहां पर शो नहीं कर रहा है, मैं परचेस नहीं देख पा रहा हूं, तो काइंडली आप अपना GSTR 1 फाइल करें,
तो आपका सप्लायर जैसे फाइल करेगा, देन यू विल बी एबल टू शो द डिटेल्स ऑफ योर परचेस इन योर जीएसटी पोर्टल। ठीक है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो भी आईटीसी आपका अवेल है स्पेसिफिक अमाउंट को लेके, चाहे वो सीजीएसटी को लेके हो, एसजीएसटी को लेके हो या आईजीएसटी को लेके हो, वो यहाँ पर शो किया जाएगा। इंपोर्ट्स भी आपका जो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी आपका शो किया जाएगा। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर व्यू है, आप कर सकते हैं, ये ऑटो पॉपुलेट है सिस्टम है। यहाँ पर आपका जीएसटीआर 3B है, वो आप प्रिपेयर ऑनलाइन कर सकते हैं जीएसटीआर 1 और 2A को चेक करने के बाद। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है तो आप यहाँ पर यस टिक कर सकते हैं, बाकी नो क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नो क्लिक करके आगे अगर बढ़ते हैं तो वो बता देता है कि आपका एग्जैक्टली कितना पेएबल है टैक्स और गवर्नमेंट को भरना है, और अगर आप आईटीसी के थ्रू, राइट, ये चीज को आप एडजस्ट कर सकते हैं जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, तो जितनी आपको आईटीसी मिल रही है उतना आप ये यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो क्या है कि इतना आपका जो टैक्स का लायबिलिटी होगा वो कम हो जाएगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तो आप जानते ही हैं। यहाँ पर फिर आपको करना होगा मेक पेमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पैसा जो है वो आपको चालान पहले बनाना पड़ेगा। अगर आपका नहीं है तो क्रिएट चालान का ऑप्शन यहाँ से आएगा और ई पेमेंट आप कर सकते हैं। फिर आपका बैंक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पर शो किया जाएगा, आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए वो स्पेसिफिक अमाउंट, चाहे भले वो 150 रुपये का लेट फी भी क्यों ना हो, जो भी हो, यहाँ पर शो किया जाएगा कि इतना आपको देना है। और फिर आप फर्दर उसमें यस करेंगे, तब आपका ऑफसेट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपका जो ऑफसेट लायबिलिटी है यहाँ पर आपका वो सबमिट हो जाएगा, जो टैक्स एक्चुअली आपको पे करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के बाद। ठीक है, क्योंकि आपका जो आप वैल्यू एडिशन में जो आपका टैक्स होगा उतना पेएबल आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल फिल क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट विद ईवीसी, तो आपका जो ओटीपी है फोन में आ जाएगा और फिर आपका फाइलिंग सक्सेसफुल जीएसटी रिटर्न हो गया। तो देखिए दोस्तों, मैं वंस अगेन आपको बताता हूँ कि फाइलिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको यूट्यूब में हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिलेंगे जहां पर आप इजीली फाइलिंग के पूरे प्रोसेस चेक कर सकते हो। लेकिन मेन चीज क्या है, कंसेप्चुअली आप फंडामेंटली स्ट्रांग होना। कि जैसे एक जन ने मुझे बताया कि उन्होंने जीएसटी ई कॉमर्स ऑपरेटर का ले लिया है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक्स जो है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअली जब आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप एडवांस लेवल में आराम, आपका बेसिक स्ट्रांग है, यही एडवांस लेवल है। ठीक है, इसमें और कुछ एडवांस चीज नहीं होती, क्योंकि यहां पर आपको सीए नहीं बनना है। ठीक है, ये मैं जो सीरीज बना रहा हूं वो बिजनेसमैन के लिए है। सेम चीज आपको रिपीटेटिवली करनी है जो आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना फाउंडेशन में फोकस करेंगे उतना जो है आप इसमें आगे जीएसटी को अच्छी तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जीएसटी सीरीज के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।